हेलो वन, दिस इज से ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 7, कंप्लायंस एंड रिव्यू। नए कोर्स के अंदर दिस इज अ चैप्टर जो नया ऐड ऑन हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे बेसिकली 6 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली 6 स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से 3 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो पुराने कोर्स के अंदर भी थे। तो एग्जैक्टली न्यू चैप्टर नहीं है, बोलने के लिए नया चैप्टर है, लेकिन अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो 6 टॉपिक में से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो पहले भी थे और 3 टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जिस टॉपिक के साथ हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो हमारा रहेगा दैट इज ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, राइट। चलिए काम करते हैं, एक बार नोट्स पे शिफ्ट। हेलो वन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। बेटा आज जो चैप्टर हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 7। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 के अंदर है 6 टॉपिक्स जो हमें आज डिस्कस करने हैं। बेसिकली 6 स्टैंडर्ड हैं जो इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। बेटा इसमें जो पहले 3 स्टैंडर्ड है 560, 570 और 580 ये आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर भी था, और जो ये 3 स्टैंडर्ड है ये नए सिलेबस के अंदर है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड, सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा ऐसे 560। ऐसे 560 बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। ऐसे 560 बात करता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, एक काम करते हैं, जल्दी से नोट्स के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं अपने और फिर देखते हैं, राइट। चलिए जी बेटा 560 ने बात करी कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, राइट। बेटा सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है, इसको समझने के लिए ना आपको कुछ बेसिक डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली डेट, अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस दिन पे बुक्स को क्लोज किया जाता है जर्नली? दैट इज 31 ऑफ मार्च। क्लियर जी, राइट। तो एक डेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हुए हैं। एक डेट है ऑडिट रिपोर्ट का डेट, जिस दिन ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको दे दी? क्लाइंट को। सर मान लीजिए ऑडिट रिपोर्ट किस दिन साइन करी है ऑडिटर ने? ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है आपका मान लीजिए 30 ऑफ जून को। ठीक है जी, राइट। और फिर एक आती है इशू डेट। इशू डेट वो डेट जिस दिन मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक को इशू करती है। बात समझ पा रहे हो? 3 डेट हैं। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेट जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। दूसरा डेट ऑडिट रिपोर्ट का डेट जिस दिन ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किए हैं। क्या किए हैं? साइन। एंड लास्ट इज इशू डेट, वो डेट जिस दिन मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी को क्या किए हैं? इशू। मान लीजिए इस केस के अंदर इशू डेट है आपका 31 ऑफ जुलाई। बात समझ पा रहे हो? तो बेटा देख, मान ले फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, आप ऑडिट करने गए भैया 23-24 का। ठीक है जी, अब 23-24 का मतलब है कि आपने 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया होगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है बेटा? AS4 बोलता है। कौन? AS4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है कि भैया ऐसा कोई भी इवेंट जो 31 मार्च 2024 के बाद हुआ है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले हुआ है। ऐसा कोई भी इवेंट जो आपका 31 मार्च के बाद हुआ है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले हुआ है। ठीक है जी,
पहली चीज, इवेंट इस डेट के बीच में अक्कर हुआ है। दूसरा, ऐसा इवेंट है जिसकी कंडीशन 31 मार्च के दिन प्रेजेंट हो रही थी, वो बस अक्कर अब जाके हुआ है। एक एग्जांपल देती हूँ, कोई डेटर था, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई डेटर डाला हुआ था मिस्टर एम, वो आ रहा था इस दिन पे, वो इस टाइम पीरियड पे जाके क्या हो गया, आपका बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब ये जो आपने डेटर डाला हुआ था ये बैड डेट हो गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोई भी ऐसा इवेंट जो 31 मार्च के बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले हुआ है और उसकी कंडीशन पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, तो वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट। बेसिकली दो केस हैं, दूसरे केस के बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। अभी बस इतना समझ के चलना कि कोई भी इवेंट अगर 31 मार्च के बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले हुआ है तो वो होता है सब्सिक्वेंट इवेंट। जिसकी कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी तो वो क्या है, एज पर AS4 वो क्या हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है जी। अब एक चीज बताना, आप बोलोगे मैम हर क्लास में बोलते हो, यस बेटा, अगेन वही बात बोलूंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती हैं, एज पर द FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। AS क्या है, FRF है। अब AS4 बोलता है कि भैया अगर ऐसा कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट है तो इसका डिस्क्लोजर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आना चाहिए, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब्सिक्वेंट इवेंट को कहां दिखाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और आपका SC 560 बोलता है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ठीक से डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एज पर 560 ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे कि भैया जितनी भी सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या वो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट ठीक से एडजस्ट किए हैं या नहीं किए। बात समझ पा रहे हो? ठीक है जी। 560 ने ये बताया कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो चेक करे कि सारे के सारे इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, राइट? साथ ही साथ ऐसे 560 ने बताया कि ये वो ऑडिट प्रोसीजर्स है जिसको परफॉर्म करके वो देख सकता है कि सारे के सारे इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आए या नहीं आए। कौन कौन से प्रोसीजर है? सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाया, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का डिस्क्लोजर किसको देना है, मैनेजमेंट का। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, सबसे पहले तो ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट ने ऐसा कौन सा प्रोसीजर लगाया है जिसके थ्रू वो सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ हाँ इनका डिस्क्लोजर जाएगा। तो आप क्या ले सकते हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस जो मैनेजमेंट लगा रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट से पूछोगे कि सर आपने सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट डाले ना, कोई छोड़ तो नहीं दिया। दूसरा, रीडिंग द मिनट। बेटा 31 मार्च के बाद और आपकी ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बीच में जितनी भी मीटिंग्स हुई है मैनेजमेंट की, TCWG की, किसी के भी साथ, आप उन सबकी मिनट्स पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई इवेंट तो नहीं था जिसके रिगार्डिंग ये मिनट की गई है। लास्ट इज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, स्पेसिफिकली, वैसे तो कोई भी कंपनी बना सकती है लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपलसरी है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ पे अपने फाइल्ड करती है, राइट? तो भैया अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बने होंगे। 31 मार्च के बाद क्या है, 1 अप्रैल से लेके फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे ना, आप वो चेक करो। ठीक है जी। इन सारे प्रोसीजर्स को करने से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई इवेंट तो नहीं था जो सब्सिक्वेंट इवेंट की कैटेगरी में आता है, और अगर आता है क्या मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया या नहीं किया। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो क्या करोगे? बेटा आपने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट दी नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट से पहले की बातें हैं, तो अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपना ओपिनियन चेंज कर देना, बात खत्म। मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्का से। चलो जी,
तो 560 ने बात करी सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में और उसने बात करी कि ऑडिटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अभी आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि बेटा दो तरह की बातें कवर होती हैं, पहले एक तरह की बात कर लें फिर दूसरी करेंगे, याद है ना। तो दो तरह की कौन कौन सी बातें हैं बेटा, दो बातें कौन कौन सी हैं, एक तो वही, एक सेकंड वापस डेट लिख लेते हैं जरा, 30 एंड उसके बाद क्या था आपका इशू डेट, वो क्या था भैया आपका 31 जुलाई, यही देखा था ना। तो मैंने बोला पहला केस है ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी इवेंट जो इस टाइम पे अक्कर हुआ है, एनी इवेंट अक्कर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, वो आपका सब्सिक्वेंट इवेंट है। उसके अलावा ऐसा कोई भी फैक्ट जो ऑडिटर को पता चलता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये बात समझ पा रहे हो, कोई इवेंट हुआ यहां से यहां तक, वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। कोई फैक्ट आपको पता चला ऑडिट रिपोर्ट के बाद, इसका मतलब ये है कि बेटा इवेंट ना हो तो यहां से यहां तक चुका था, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक हो चुका था, आपको पता बाद में चला है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो कोई भी इवेंट जो है जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक हुआ है, 31 मार्च से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक हुआ है, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे। मेरी बात समझ पा रहे हो। और दूसरी कैटेगरी आती है कि कोई फैक्ट ऑडिटर को पता कब चला है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, इसके बाद आपको कोई फैक्ट पता चला। ये बात समझ पा रहे हो, इवेंट पहले हो चुका था, आपको पता कब चला, ऑडिट रिपोर्ट के बाद। तो अब क्या करोगे बेटा, ऐसे 500 बोलता है, वैसे तो ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें कोई काम नहीं करना। अगर आपको याद हो ना तो इस टाइम पीरियड के लिए लिखा गया है कि ऑडिटर को ना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं इन सारे इवेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन ऐसे 560 ने क्या बोला कि भाई देख, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई भी स्पेसिफिकली ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कोई भी एविडेंस लेने के। लेकिन हाँ, फिर भी अगर तुझे कोई फैक्ट पता चल जाए, तुझे ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कोई काम नहीं करना, लेकिन मान लो न्यूज़पेपर में कुछ आ गया तो तुम्हें पता चल गया, ठीक है, तुम्हारी किसी से बात हुई, तुम्हें कोई फैक्ट पता चल गया जो तुम्हें पहले नहीं पता था वो सब्सिक्वेंट इवेंट तुम्हें पता नहीं था। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कोई फैक्ट तुम्हें पता चलता है तो वो भी क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 560 बोलता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद वैसे तो ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, लेकिन अगर फिर भी उसे कोई फैक्ट पता चल जाए तो वो क्या करेगा। एक बार नोट्स के ऊपर शिफ्ट कर रही हूं बेटा। तो इसके दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं बेटा, दो केस। अब दो केस क्या है ये समझने के लिए आपको वापस टाइमलाइन पे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करते हैं। हाँ बेटा, मैंने ना आपको 3 डेट बताई थी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए। कौन कौन सी थी? पहला था 31 मार्च जिस दिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हुए हैं। दूसरा है हमने दिया था ऑडिट रिपोर्ट का डेट जिस दिन ऑडिटर ने रिपोर्ट को साइन किया है, ठीक है जी। और एक है इशू डेट जिस दिन मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिए, किसको, थर्ड पार्टी को, पब्लिक को, ठीक है जी। अभी हम बात करें यहाँ तक की तो बात ठीक है कि भाई अगर कोई इवेंट पता चला चेक कर लो कि मैनेजमेंट ने ठीक से डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, नहीं किया तो ऑडिट रिपोर्ट अपने ही हाथ में, अपना ओपिनियन दे दो। बात समझ पा रहे हो। अब बात आती है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 2 केस बनते हैं क्या, और मैंने बोला ऑडिट रिपोर्ट का डेट मतलब जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी। अब 2 केस बनते हैं, ऑडिटर ने साइन तो कर दी लेकिन अभी तक क्लाइंट को दी नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो। ऑडिटर ने साइन करके रख दी 30 तारीख को, लगा 2 जुलाई को जाके दे आऊंगा, लेकिन उससे पहले ही आपको फैक्ट के बारे में पता चल गया। मेरी बात समझ पा रहे हो। अभी तक आपने क्लाइंट को दी नहीं है, क्लियर, आपने सिर्फ साइन करा 30 तारीख को, अब क्लाइंट को नहीं दी। आप क्या बोलोगे, आपको कोई फैक्ट पता चला, आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि देखो वैसे तो हमें चेक नहीं करना था लेकिन फिर भी हमें कोई फैक्ट पता चल गया जो एडजस्ट होना चाहिए था। आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि सर हमें ये फैक्ट पता चला है। आप क्या करोगे,
आपको इफेक्ट पता चला, आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर ठीक से जाना चाहिए और मैनेजमेंट ने नहीं दिया। अब मैनेजमेंट को बोलोगे प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट ने वो अमेंडमेंट कर दी, अगर मैनेजमेंट ने वो अमेंडमेंट कर दी तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। दूसरा केस आता है कि आपने मैनेजमेंट को बोला और मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट नहीं करी, क्लियर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभी तक हमने अपनी रिपोर्ट किसको नहीं दी है, एंटिटी को, तो हम अपना ओपिनियन चेंज कर लेंगे। हमने मैनेजमेंट को बोला कि सर प्लीज अब क्या है वो दो केसेस, बेटा देख, एक थोड़ा नीट क्लीन पेज पे आ जाएं, इसको लेना, एक बार टाइमलाइन पे फिर से जाते हैं। बेटा देख क्या क्या टाइमलाइन हमने यूज़ किया था। एक हमने किया था 31 मार्च जिस दिन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रहे हैं, एक था ऑडिट रिपोर्ट का जिस दिन ऑडिटर ने साइन किया है, और एक आपका है इशू डेट जिस दिन मैनेजमेंट ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी मतलब पब्लिक को इशू कर दिया, राइट जी। अब हमने अब तक बात करी इन इवेंट्स के बारे में, क्लियर। फिर हमने बात करी फैक्ट के बारे में कि हमें कोई फैक्ट पता चल रहा है आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट का दिन। वैसे तो 560 बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसे कोई काम करने की नीड नहीं है। लेकिन स्टिल अगर उसे तो कोई फैक्ट पता चल जाए जो अगर हमें पहले पता होता, अगर हमें वो पहले पता होता तो ऑडिटर उसका क्या देखता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है या नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो भैया अब आती है इस फैक्ट की बात। अब इस फैक्ट को भी समझने के लिए दो केस क्या क्या है। पहला भैया देखो, आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद पता चला है। अब या तो इसके बाद आपको इश्यू डेट से पहले पता चला या बाद में, मतलब आपने ऑडिट रिपोर्ट तो साइन कर दिया था, लेकिन क्या अभी तक वो ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी को इशू की गई या नहीं की गई? मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मैनेजमेंट ने उसको इशू किया या नहीं किया? अब आपको फैक्ट पता चला बिफोर इशू और एक है आफ्टर इशू, मतलब थर्ड पार्टी को इशू कर दी गई है आपकी ऑडिट रिपोर्ट, क्लियर जी। अब पहला केस है जहां पे आपको कोई फैक्ट पता चला, आपने चेक किया और आपके अकॉर्डिंग उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि सर प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये चेंजेस कर दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? बिफोर इशू की बात है। आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि सर प्लीज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट मान गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं माना तो फिर क्या करोगे? अब क्या करोगे ये भी डिपेंड करता है दो बातों पे, दो केसेस के ऊपर। बिफोर इशू का केस है कि अभी तक थर्ड पार्टी को इशू नहीं किया, लेकिन आपको पता चल गया, आपने मैनेजमेंट को बोला कि सर चेंज कर दो, मैनेजमेंट चेंज कर दे तो बहुत बढ़िया। अगर मैनेजमेंट चेंज ना करे फिर दो केस आते हैं। पहला मैंने आपको क्या बोला था, 3 डेट है, 31 मार्च जिस दिन आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करे, 30 जून वो डेट है जिस दिन ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया, और एक डेट है 31 जुलाई जिस दिन थर्ड पार्टी को इशू किया गया। अब हम बात कर रहे हैं बिफोर द 31 जुलाई आपको पता चला, ठीक है जी, मैनेजमेंट ने चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया, नहीं किया तो क्या? अब दो बातें हैं, आपने साइन तो कर दी थी ऑडिट रिपोर्ट, अभी तक आपने अपने क्लाइंट को दी या नहीं दी? अगर आपने अपने क्लाइंट को नहीं दी तो बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट ने बोला, मैनेजमेंट को बोला कि सर चेंज कर दो, उसने चेंज करी नहीं, आप क्या करोगे? अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है जी। अब दूसरा केस आता है, आपने ना ऑडिट रिपोर्ट दे दी, आपने थर्ड पार्टी आपने मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट दे दी, मैनेजमेंट को दी है, अभी तक मैनेजमेंट ने इश्यू नहीं की, तो आप क्या रिक्वेस्ट करोगे कि सर ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेंज नहीं कर रहे ना तो आप मेरी ये ऑडिट रिपोर्ट इश्यू मत करना। मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर स्टिल फिर भी मैनेजमेंट वो सो नालायक, उसने इश्यू कर दी, तो आप क्या करोगे? आप लोगे एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी के पास चली गई है,
उसमें गलत ओपिनियन गया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब है कि आपको ऐसा कुछ करना है जिससे थर्ड पार्टी मतलब पब्लिक को पता चल जाए कि आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये गलती है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के कोई भी मिसलीड ना हो जाए। तो आपको क्या लेना है, एप्रोप्रिएट एक्शन। एक एग्जांपल दूं, आप न्यूज़पेपर में दे देना कि सर मैं दिस ऑडिटर, मैंने इस कंपनी को ऑडिट किया था और मेरी ये इन्फॉर्मेशन इसमें कवर नहीं हो पाई, मैंने मैनेजमेंट को बोला था कि थर्ड पार्टी को इशू ना करे, लेकिन उसने कर दी, तो लेकिन मेरा ओपिनियन ये है, आप वहां पे दे दो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है जी। अब फैक्ट के अंदर दूसरा केस क्या है भैया, आपको वो फैक्ट पता चला आफ्टर द इशू, आफ्टर द इशू। अब क्या करोगे, अब तो थर्ड पार्टी दे चुकी, थर्ड पार्टी के पास जा चुके, तो अब क्या करोगे बेटा, आप तो पहले तो मैनेजमेंट को बोलोगे कि सर अब जितने लोगों को आपने ऑडिट रिपोर्ट दी है उन सबको नोटिफाई करके बता दो कि ये ऑडिट रिपोर्ट गलत है, और आप उसकी जगह एक नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दोगे जिसके अंदर वो सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी लिखा होगा। आप बताओगे कि सर ये वाले टाइम पीरियड की ये वाली ट्रांजैक्शन हमने पहले कवर नहीं की थी, हम अब इसको कवर कर रहे हैं। मैनेजमेंट अगर मान जाए, बहुत भला होगा तो मान जाएगा, अगर नहीं मानेगा तो आप क्या करोगे, अगेन टेक अ एप्रोप्रिएट एक्शन। ये बात समझ पा रहे हो? पूरा खेल सिर्फ डेट का है। एक बार वापस बोलती हूँ, पूरा का पूरा गेम सिर्फ डेट का है। एक बार वापस समझना, इसके अंदर बेसिकली 4 केस आपके बनते हैं। पहला है सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब है कि कोई भी इवेंट जो अक्कर हुआ है 31 मार्च ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में, ठीक है, इसकी एविडेंस पहले से थे, अब वो अक्कर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट। इन सारे इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर को काम करना है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करने हैं और देखनी है क्या मैनेजमेंट ने इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ठीक से डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप मॉडिफाई ओपिनियन दे दोगे। अब बात आती है फैक्ट की, मतलब आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट साइन करने के बाद कोई बात पता चली जो डिस्क्लोज होनी चाहिए थी। तो अब 2 केस तो ये बनते हैं कि भैया अभी इशू हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है जी। अब सबसे पहले कि अभी पब्लिक को इशू नहीं हुआ, इसमें भी अब 2 केस है, क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन जो करी थी वो मैनेजमेंट को दे दी गई है या नहीं दी गई है। अगर नहीं दी तो सर ऑडिट रिपोर्ट अभी भी आपके हाथ में है, अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं करता तो आप इस ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर देना। लेकिन अगर मैनेजमेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दी और मैनेजमेंट चेंज नहीं करता तो यू विल टेक अ एप्रोप्रिएट एक्शन, जैसे न्यूज़पेपर में बता दोगे, ठीक है जी। अब आता है क्या, इशू भी होगी, उसके बाद आपको पता चला तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे सर सारी पब्लिक को बता दो जिस चीज़ को आपने मेरी ऑडिट रिपोर्ट दी है कि भैया एक नोटिस दे दो कि पहले वाली पुरानी ऑडिट रिपोर्ट बेकार है, हम नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, अब वो सारे लोगों को दे दो। अगर मैनेजमेंट मान जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मांगने तो अगेन क्या, एप्रोप्रिएट एक्शन। क्लियर, समझ पाए? ठीक है जी, ये ही था आपका ऐसे 560। अब मैं बात करूंगी ऐसे 570 की, आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 570। बेटा ऐसे 570 बात करता है किस चीज के बारे में, गोइंग कंसर्न के बारे में, ठीक है जी। अब गोइंग कंसर्न क्या है, हम सबको पता है कि हमारे अकाउंटिंग AS1 के अंदर एक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि नियर फ्यूचर ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। नियर फ्यूचर का बेसिकली मतलब होता है, आपके AS1 में भी लिखा हुआ है, आपके स्टैंडर्ड के अंदर भी क्या लिखा हुआ है कि अफोर्सेबल पीरियड के अंदर ये बिजनेस बंद नहीं हो रहा। बेसिकली इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर तो ये बिजनेस बंद नहीं हो रहा, हमें नहीं लग रहा कि बिजनेस बंद होगा। जब मैनेजमेंट को ये लगता है ना कि अगले 12 महीने में तो उनका काम बंद नहीं होगा, तो ही आप अपने गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बुक्स बना सकते हो। अदरवाइज आप कैसे बनाओगे, रियलाइजेशन बेसिस पे। आपको याद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप के अंदर, जब पार्टनरशिप क्लोज होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रिमेंबर। तो भैया अगर गोइंग कंसर्न है तभी तो बुक्स गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बननी चाहिए ना, अदरवाइज तो किस पे बनेगी, बेटा, रियलाइजेशन पे, ठीक है जी। तो बीइंग अ ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हर क्लाइंट के यहाँ पे जाके चेक करे कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न लगाया है, जो गोइंग कंसर्न की अजम्पशन लगाई है, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके ऊपर वो क्या करता है, रिपोर्टिंग।
मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 570 क्या बोलते हैं कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करेगा कि क्लाइंट के यहाँ पे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न लगाया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। क्लियर जी? हम ना 2 प्रोसीजर्स में काम करते हैं। कितने स्टेप्स में काम करते हैं बेटा? हम 2 स्टेप्स के अंदर काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हम हर क्लाइंट के यहाँ पे जाके लगाते हैं। एक सेकेंड, एक पेज चाहिएगा, हाँ यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हम हर क्लाइंट के यहाँ पे जाके लगाते हैं। सबसे पहले हम हर क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके देखते हैं क्या जो गोइंग कंसर्न है इसके रिगार्डिंग कोई रिस्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो बात ठीक है। अगर हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हुए कोई इंडिकेटर दे, कोई इंडिकेटर मिले जो इंडिकेट कर रहा हो कि शायद यहाँ पे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम डिटेल्ड चेकिंग करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो किसी भी क्लाइंट, हर क्लाइंट के यहाँ पे जाके ऑडिटर को चेक करना पड़ता है एज पर ऐसे 570 क्या यहाँ पे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो 2 स्टेप्स में हम चेक करते हैं। पहला है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्या इस क्लाइंट के यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो बात खत्म, लेकिन अगर हमें ऐसा कोई इंडिकेटर मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, डिटेल में चेकिंग। ठीक है जी। अब सबसे पहले आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। गोइंग कंसर्न को चेक करने के लिए हम क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लेंगे भाई? देखो अगेन सेम बात बोलूंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। किसके अकॉर्डिंग बनाता है? एफआरएफ के अकॉर्डिंग। AS1 क्या है? एफआरएफ। AS1 कहता है कि आप गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बुक्स बनाओगे जब आप गोइंग कंसर्न होंगे। क्लियर? तो भाई आप मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, उसको चूज करना है कि बुक्स गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बननी चाहिए या रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो पहले तो वही चेक करेगा ना कि उसका बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं है। मैनेजमेंट ने खुद असेस किया होगा ना कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो बेटा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट ने असेस किया है या नहीं किया। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द मैनेजमेंट असेस और नॉट। क्लियर जी? अगर मैनेजमेंट ने असेस किया है और उसके बाद उसने बोला कि हाँ जी हम गोइंग कंसर्न है, तो आप देखोगे कि मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे और देखोगे ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं था जो इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न सही नहीं है। अगर ऐसा कोई फैक्टर था तो मैनेजमेंट ने उसको कैसे एड्रेस किया। क्लियर जी? दूसरा केस है मैनेजमेंट ने असेस ही नहीं किया। भाई मैनेजमेंट ने देखा ही नहीं कि वो गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, बिना देखे समझे उन्होंने गोइंग कंसर्न पे अकॉर्डिंग बुक्स बना दी। अगर मैनेजमेंट ने असेस नहीं किया तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि प्लीज गोइंग कंसर्न को असेस करो। आपने ऐसे कैसे, आप इंक्वायरी करोगे कि आपने ऐसे कैसे बिना असेस किए ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बना ली। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर जी? मेरी बात समझ पाए? तो एज पर AS1 गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस अगर नियर 12 मंथ्स के अंदर बंद ना होने वाला हो तभी आप अपनी बुक्स कैसे बनाओगे, गोइंग कंसर्न पे। अब गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बनाना है या नहीं बनाना ये तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। तो आप सबसे पहले चेक करोगे मैनेजमेंट ने असेस किया था कि नहीं किया था, मैनेजमेंट ने खुद भी चेक किया या नहीं किया था। अगर किया था बहुत अच्छा, उससे डिस्कस करो। अगर नहीं किया था तो इंक्वायरी करो कि सर अगर आपने असेस ही नहीं किया तो फिर आपने किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बुक्स बनाई। क्लियर? बात समझ पा रहे हो? बेटा अगर मैनेजमेंट ने असेस किया है ना तो आप उसकी असेसमेंट को ध्यान से चेक करोगे कि मैनेजमेंट ने कौन सी अजम्पशंस ली हैं, कौन से प्रोसीजर्स लगाए हैं गोइंग कंसर्न को चेक करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? द असेस शैल इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस। मैनेजमेंट ने कौन सा प्रोसेस लिया गोइंग कंसर्न को चेक करने के लिए, कौन कौन सी अजम्पशन यूज करी गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, राइट? कितने पीरियड को कवर किया। अगर 12 महीने से कम को चेक किया है तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे सर आपने सिर्फ 10 महीने चेक किए, 2 महीने और चेक करो। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हो?
अगर मैनेजमेंट ने असेस किया है तो बहुत बढ़िया, आप उससे डिस्कस करोगे और उसके अलावा उसकी असेसमेंट के अंदर इन सारी चीज़ों को चेक करोगे कि अजम्पशंस वगैरह ठीक लगाई क्या नहीं लगाई। और अगर मैनेजमेंट ने असेस ही नहीं किया तो आप क्या करोगे, आप उनको पूछोगे कि भाई इंक्वायरी करोगे आप कि भाई आपने असेस ही नहीं किया तो किस बेसिस पे आपने बोला कि आपका गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है। क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है जी। अब भैया आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर एक ही प्रोसीजर है बेसिकली कि आपको चेक करना है क्या मैनेजमेंट ने रिस्क को असेस किया है या नहीं किया। अगर किया तो इन सारी बातों को चेक करके देखो कि वो असेसमेंट सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इंक्वायरी करोगे और बेसिकली दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर कि भाई किस बेसिस पे अपने गोइंग कंसर्न को मिला। फिर अब आप क्या करोगे, डिटेल में चेक, राइट। मैंने अभी आपको क्या बोला था, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर गोइंग कंसर्न के ऊपर, अगर गोइंग कंसर्न के ऊपर अगर कोई इंडिकेटर होता है तो हम डिटेल में चेक करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से एक बार वापस थोड़ा थोड़ा वापस बोलती हूँ ताकि कहीं आप टॉपिक से भटक ना गए हो। सबसे पहले हर क्लाइंट के यहाँ पे हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता तो बात खत्म, अगर यहाँ पे हमें कोई इंडिकेटर मिल जाए तो फिर हम डिटेल में चेक करते हैं। ठीक है जी। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर एक ही प्रोसीजर है, हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने जो असेस किया है, पहली बात असेस किया या नहीं किया। मैनेजमेंट खुद ही तो असेस करेगा ना कि वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है, तभी तो उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए होंगे गोइंग कंसर्न के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ने असेस किया है या नहीं किया। अगर मैनेजमेंट ने असेस किया है तो फिर हम देखेंगे कि उसकी असेसमेंट ठीक थी कि नहीं थी, अजम्पशन, प्रोसीजर्स, टाइम पीरियड, ये सब कुछ चेक करके। अगर उसने असेस ही नहीं किया तो भैया फिर हम करेंगे इंक्वायरी कि सर अगर आपने असेस ही नहीं किया तो फिर आपने कैसे गोइंग कंसर्न लगा लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हुए या तो मैनेजमेंट ने असेस ही नहीं किया या फिर आपको कोई इंडिकेटर मिल जाए कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिटेल में चेक। अब ये इंडिकेटर कैसे हो सकते हैं बेटा, बेसिकली ये इंडिकेटर 3 कैटेगरी के होते हैं। जल्दी से आ जाओ तुम पेज नंबर 96 पे छोड़ के, हाँ 96 पे 3 तरह के इंडिकेटर हो सकते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेशनल इंडिकेटर एंड अदर। फाइनेंशियल जैसे नेगेटिव में जा रहा है तुम्हारा कैश फ्लो, भाई कैश ही नहीं तो कैसे काम करोगे, राइट। एडवर्स रेशियोज हैं, लॉस में काम कर रहे हो, क्रेडिट पे जो पैसे लिया था सामने वाला मांग रहा है, आपके पास है ही नहीं देने के लिए, तो दीज आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद फ्यूचर के अंदर ये बिजनेस ना चल सके। ऑपरेशनल, ऑपरेशन मान लो ये जो आपका क्लाइंट था जिसका तुम ऑडिट पे गए, इसका एक ही कस्टमर था और वो ही कस्टमर अब इनसे माल नहीं ले रहा, या इनका एक ही सप्लायर था वो ही अब काम नहीं कर रहा, या इनका कोई की मैनेजमेंट पर्सन था, बहुत सारा काम उसी ने संभाल रखा था, उसकी डेथ हो गई, उसने काम छोड़ दिया। ठीक है जी, दैट इज नोन एज द ऑपरेशनल इंडिकेटर्स एंड लास्ट इज अदर्स। इसके अलावा कोई और इंडिकेटर हो सकता है, मान लीजिए स्टैट्यूट के अंदर लीगल कोई चेंज आ गया, आप उठे रात को 12 बजे, अनाउंसमेंट हुआ कि मित्रों अब से दिल्ली के अंदर अल्कोहल पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? तो हो सकता है कि कुछ लॉ में ऐसा चेंज आ गया कि एकदम से आपका बिजनेस बंद हो गया, तो दीज आर द इंडिकेटर्स। क्लियर? तो अगर आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हुए जब तुम गोइंग कंसर्न चेक कर रहे थे, अगर तुम्हें इसमें से कोई भी इंडिकेटर मिलता है तो फिर तुम क्या करोगे, अगर कोई इंडिकेटर मिला तो तुम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस लोगे अपने गोइंग कंसर्न के ऊपर, एकदम प्रॉपर एविडेंस ऑब्टेन करोगे। ठीक है जी। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है कि नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं हो रहा, तभी मैनेजमेंट ने अपने बुक्स गोइंग कंसर्न पे बनाई होंगी। अगर उसने गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बुक्स नहीं बनाई, मतलब अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। ठीक है जी। हर क्लाइंट के यहाँ पे जाके हमें चेक करना है, हम 2 स्टेप में चेक करते हैं, पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद अगर हमें इनमें से कोई भी इंडिकेटर मिला तो हम डिटेल्ड में फिर चेक करते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए जैसे एक इंडिकेटर था, हमने देखा कि कैश नेगेटिव में है, हमें इंडिकेटर मिला है,
तो आप क्या करोगे, अब और प्रोसीजर्स करके आप डिटेल में चेक करोगे, आप मैनेजमेंट के पास जाओगे कि सर आपके पास तो नेगेटिव में कैश है, आप कैसे गोइंग कंसर्न लगा रहे हो। उसने बोला हाँ जी सर आप सही कह रहे हो कि हमारे पास कैश है नेगेटिव में, लेकिन ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अभी हमें 20 मिलियंस मिल जाएंगे अगले महीने। इस बेसिस पे हमने अपना काम स्टार्ट किया है, कंटिन्यू किया है। बात समझ पा रहे हो? तो फिर आप डिटेल में चेक करोगे। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर मिलता है तो आप देखोगे, सबसे पहली चीज अगर मैनेजमेंट असेस ही नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको बोलोगे प्लीज असेस करो। उसके अलावा आप फ्यूचर्स प्लान चेक करोगे, कैश फ्लो एनालिसिस करोगे। कैश फ्लो एनालिसिस करते हुए हम देखेंगे कि कैसा उन्होंने डेटा लगाया है, कौन कौन सी अजम्पशंस लगाई हैं, ठीक है जी। उसके अलावा कोई भी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो लोगे। WR वर्किंग पेपर्स ऑब्टेन करोगे 580 के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट से लिख के लोगे कि सर आप लिख के दो कि आपने जो गोइंग कंसर्न लगाया है वो आपने अप्रोप्रिएट लगाया है। और उसके अलावा अदर प्रोसीजर जैसे आप इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, लोन एग्रीमेंट चेक कर सकते हो, मिनट्स चेक कर सकते हो, कोई लीगल काउंसलिंग थी तो उससे चेक कर सकते हो। तो दीज आर द एडिशनल प्रोसीजर्स। आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, वो करके इंडिकेटर का मतलब श्योरिटी नहीं होता, डाउट रेज करते कि भाई इस केस में तो बिजनेस बंद हो सकता था, आपने गोइंग कंसर्न क्यों लगाया। अब आप ये प्रोसीजर्स करके अपने डाउट को क्लियर करोगे कि गोइंग कंसर्न यहाँ पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्का से क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऐसे 570 बोलता है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करके देखे कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या दे, रिपोर्टिंग। तो अब आते हैं इस स्टैंडर्ड के लास्ट पार्ट के ऊपर, तो जो बात करता है किस चीज के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में। बेटा देख, पहला केस है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट था और मैनेजमेंट ने उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स बनाई, तो आपका ओपिनियन कैसा जाएगा, एकदम क्लीन रिपोर्ट। दूसरा केस है गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट, मतलब गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बुक्स नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट ने बनाई कैसी, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग। पहला केस क्या, गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट, मतलब बुक्स नहीं बननी चाहिए थी गोइंग कंसर्न के बेसिस पे और मैनेजमेंट ने लेकिन बनाई है, तो आपका ओपिनियन कैसा जाएगा, एडवर्स। नेक्स्ट केस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन बेसिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट था नहीं, बुक्स कैसी बननी चाहिए, लिक्विडेट बेसिस पे। रियलाइजेशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज लिक्विडेट बेसिस, ठीक है जी। और मैनेजमेंट ने उसी के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। गोइंग कंसर्न लगना नहीं चाहिए था और मैनेजमेंट ने लगाया भी नहीं, तो आप अपना ओपिनियन क्या दोगे, क्लीन रिपोर्ट ही दोगे कि सर जिस चीज के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए थी उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। तो एडवर्स ओपिनियन कैसे दे दोगे, क्लीन रिपोर्ट दोगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन दोगे, बिकॉज गोइंग कंसर्न नहीं लगना था, इनएप्रोप्रिएट था और मैनेजमेंट ने नहीं लगाया। क्लियर? तो आप अपना ओपिनियन कैसे दोगे सर, अनमोडिफाइड, लेकिन लिक्विडेट बेसिस है, आप अपना EOM पैराग्राफ डाल दोगे और बता दोगे शेयर होल्डर को अलग से कि सर देखो क्लीन रिपोर्ट तो दी है, लेकिन हाँ ये बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद हो सकता है, मेरी क्लीन रिपोर्ट देख के आप ये मत समझना कि सब कुछ सही है, ठीक है जी। क्लीन रिपोर्ट तो देना पड़ेगा ना, बिकॉज मैनेजमेंट ने तो FRF के साथ कंप्लाई किया, ये लिक्विड बेसिस पे बननी चाहिए थी, लिक्विड बेसिस पे बना दी, ठीक है जी। अब दूसरा केस है, गोइंग कंसर्न है तो एप्रोप्रिएट, लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी, या मटेरियल अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैश नेगेटिव में है, उन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट दिखा दिया कि सर 1 महीने के अंदर मुझे 20 मिलियन मिल जाएंगे, ठीक है जी। अगर वो 20 मिलियन नहीं मिलते फिर तो बिजनेस बंद हो सकता था, लेकिन अब मिल रहे हैं तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि सर एक स्टेज आई थी जहां पे शायद बिजनेस बंद हो जाता, लेकिन इस बात की वजह से वो फैक्टर कैंसिल हो गया, ये जो मैं 20 मिलियन का लोन मिल गया इसकी वजह से ठीक हो गया सब कुछ। तो सर गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है, लेकिन एक मटीरियल बात है जो शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए। तो सर अगर ये मटीरियल बात मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज कर दी तो बहुत बढ़िया, तो फिर आप क्या करोगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन दोगे, ठीक है जी। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने नहीं दी तो सर क्वालिफाइड देना है या एडवर्स, वो आप अपने बात के अकॉर्डिंग, मटेरियल प्लस परवेसिव है या नहीं उसके अकॉर्डिंग देख लेना।
मेरी बात समझ पा रहे हो? गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी कि भैया 20 मिलियन मिले, इसी की वजह से गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, वरना बंद हो जाता। मटेरियल बात थी, शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे। अगर मैनेजमेंट ने दे दिया तो बहुत बढ़िया, आप दे तो दिया, या आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने नहीं दिया तो क्या कर दोगे? मॉडिफाई ओपिनियन। क्लियर जी? तो ऐसे 570 टॉकिंग अबाउट गोइंग कंसर्न, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग कंसर्न देखे कि मैनेजमेंट ने अगर लगाया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसके लिए वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा। अगर वहां से इंडिकेट मिला, 4 भी डिटेल में चेक करेगा, अगर इंडिकेटर ही नहीं मिला तो बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एसए 580 जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, WR। क्लियर बेटा? चैप्टर नंबर 4 बात करता था ऑडिट एविडेंस के बेसिस के, वहां पे हमने ऐसे 500 भी पढ़ा था कि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। वो बहुत सारे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है दैट इज WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 580 बात करता है WR के बारे में। WR के अंदर हम क्या करते हैं? हम मैनेजमेंट से ऑडिटर कुछ चीजों के बारे में राइटिंग में कंफर्मेशन लेता है। ऑडिटर मैनेजमेंट से कुछ चीजों के बारे में राइटिंग में कंफर्मेशन लेता है, उसे लिख के लेता है कि सर आप लिख के दे दीजिए मुझे ये सारी बातें। दैट इज नोन एज WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। ठीक है जी? ये जर्नली ऑडिटर कब लेता है? ऑडिटर लेता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट से पहले। आप अगर 30 तारीख को अपना ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के सोच रहे हो तो आप ट्राई करोगे 15 तारीख तक अपनी ऑडिट एविडेंस ले लो। ठीक है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले, लेकिन बहुत स्टार्टिंग में नहीं, 1 हफ्ता पहले ले लिया, 10 दिन पहले ले लिया। क्लियर? आप हर चीज के बारे में जो जो आप चाहो उन सारी चीजों के बारे में आप मैनेजमेंट से कह लेते हो राइटिंग में कंफर्मेशंस। इन कंफर्मेशंस को हम एज पर द ऐसे 580 क्या बोलते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी? ये बेसिकली किससे ली जाती है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। अब मैनेजमेंट क्या करता है? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी ना किसी को दे देगा। CFOs होते हैं जो कंपनी के, फाइनेंस ऑफिसर्स, बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। पूरा का पूरा बोर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता, राइट? तो आप WR ले सकते हो बेसिकली मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट के उन लोगों से जिनका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। क्लियर? बात समझ पा रहे हो? ऑडिट रिपोर्ट लिया कब जाता है? एज नियर एज पॉसिबल, नो बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पास, लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक है जी? किससे लोगे? मैनेजमेंट से, जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। वो आपका CFO हो सकता है, CEO हो सकता है, TCWG भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी? और अगर मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है तो आप उस एक्सपर्ट से भी WR ऑब्टेन कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो WR क्या है? ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिटर लेता है किससे? मैनेजमेंट से। कैसे लेता है? राइटिंग में लेता है। कब लेता है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पास, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले, क्योंकि है तो एविडेंस ना, एविडेंस के बेसिस पे तो ओपिनियन दोगे अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो उससे पहले ही लोगे किस किस चीज के बारे में बेटा? वैसे तो आप किसी भी चीज के बारे में ले सकते हो, जिस चीज के ऊपर आपको लेना आप ले सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर स्टैंडर्ड भी सजेस्ट करता है। जैसे सबसे पहली मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आपको याद है हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा है ऐसे 210, चैप्टर नंबर 11 में आपके कवर होता है क्वालिटी कंट्रोल्स के अंदर, ऐसे 210, जो बात करते हैं एग्रीमेंट की, जहां पे हम ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ही एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि मैनेजमेंट से पूछते हैं सर आपको पता है ना आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट लेते हैं। यहाँ पे इस WR के अंदर हम राइटिंग में लिख के लेते हैं कि सर अब आप लिख के दे दीजिए 210 के अंदर आपने जो एक्नॉलेजमेंट दिया था, आपने बोला था कि हाँ मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, आप यहाँ पे उसे लिख के लेते हो कि सर आप मुझे लिख के दे दीजिए आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लाई किया या नहीं किया। ठीक है जी? तो आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में WR लेते हो। उसके अलावा
अदर डब्ल्यू आर मतलब किसी और स्टैंडर्ड ने डब्ल्यू लेने के लिए कहा है तब वो ले सकते हो। जैसे इसी चैप्टर के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था कि हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग डब्ल्यू ऑब्टेन करते हैं मैनेजमेंट से कि सर आप मुझे लिख के दे दीजिए कि आपने सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स ठीक से डिस्क्लोज किए हैं। क्लियर? तो अगर कोई और स्टैंडर्ड बोलते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू ले सकते हो। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक असर्शन होती है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक असर्शंस होती हैं जिसके रिगार्डिंग आप डब्ल्यूआर ले सकते हो। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसी असर्शंस होती हैं जहां पे मैनेजमेंट की ना जजमेंट इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने लेके रखी हुई है, अगर मैनेजमेंट उसको नेक्स्ट ईयर सेल करने की सोच रहा है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। लेकिन अगर वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए रखने की सोच रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में आने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब किसी के दिल में क्या है कैसे पता चलेगा शॉर्ट टर्म में आएगा या लॉन्ग टर्म में? तो मैनेजमेंट की इंटेंशन है ना। तो भैया इसको आप चेक कर लोगे। अब मैक्सिमम क्या चेक कर लोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, राइट? सही अमाउंट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब कुछ चेक कर लोगे। लेकिन भाई उसने लॉन्ग टर्म में डाली और वो कह रहा है कि वो नहीं बेचेगा, इसके आप उसके मन में है कि वो बेच देगा 1 साल के अंदर, फिर तो शॉर्ट टर्म में आनी थी लेकिन उसने लॉन्ग टर्म में डाली है। भैया आप उसकी इंटेंशन के बारे में तो कैसे पता लगा सकते हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इन स्पेसिफिक असर्शंस के रिगार्डिंग हम डब्ल्यूआर लेते हैं। कौन कौन सी असर्शंस हो सकती हैं? जैसे आपने जो अकाउंट, आप मैनेजमेंट से पूछोगे सर आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं आपके अकॉर्डिंग वो एप्रोप्रिएट है, आप लिख के दो। बात समझ पा रहे हो? ठीक है जी। उसके अलावा देखोगे कुछ और बेसिक चीजें कि कैरी वैल्यू के अंदर एसेट्स की वैल्यू या लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करने का मन है, इंपेयर करने का मन है, ये सब कुछ तो मैनेजमेंट की इंटेंशन पे डिपेंड करेगा। अगर उनका कोई प्लान तो नहीं है वैल्यू में चेंज करने का, ऐसा तो नहीं है अभी साल के शुरू में मतलब 31 मार्च के दिन अपने बुक्स क्लोज करी, आपने बिल्डिंग दिखा रखी है 10 लाख रुपए की, लेकिन आपने सोच रखा है कि भैया 1 साल के बाद मैं इसको रिवैल्यूएट करके 4 लाख पे दिखा दूंगा, सब कुछ पिक्चर ही बदल गया। तो आप लिख के दोगे सर, आप उनसे लिख के ले सकते हो कि सर उनका कोई प्लान तो नहीं है ना इनकी वैल्यू में चेंज करने का। आप लिख के लोगे उन्होंने सारी की सारी लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटी भी डिस्क्लोज करी है कि नहीं करी। तो दीज आर द सम स्पेसिफिक असर्शन जिसके रिगार्डिंग अगर ऑडिटर चाहे तो डब्ल्यूआर ले सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन डब्ल्यूआर ले सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप डब्ल्यूआर वैसे तो किसी भी चीज के बारे में ले सकते हो, लेकिन ऐसे 580 कुछ चीजों को सजेस्ट करता है। पहला, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप डब्ल्यूआर ले सकते हो। दूसरा, अगर किसी और स्टैंडर्ड में लिखा गया है डब्ल्यूआर लेने के लिए तो उस केस के रिगार्डिंग जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में आप डब्ल्यूआर ले सकते हो। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक असर्शंस हैं जिसके रिगार्डिंग भी आप डब्ल्यूआर ले सकते हो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी स्पेसिफिक असर्शंस हैं जिसके ऊपर आपको डब्ल्यूआर लेना चाहिए। तो दीज आर द असर्शंस। ठीक है, जैसे एसेट्स के टाइटल के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में, उनकी वैल्यूएशन के बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। भैया आपने डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से लगाया, आप लिख के दो कि आपके अकॉर्डिंग ये अप्रोप्रिएट है। क्लियर? लेकिन याद रखना बेटा डब्ल्यूआर जो होते हैं दे आर नेसेसरी एविडेंस। नेसेसरी एविडेंस का मतलब है कि भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर मैनेजमेंट से आपको डब्ल्यूआर नहीं मिलते तो भैया फिर थोड़ा रिस्की सिचुएशन है। लेकिन याद रखना दे आर नेसेसरी एविडेंस, नॉट सफिशिएंट एविडेंस। सफिशिएंट का क्या मतलब है कि खाली डब्ल्यूआर लेके काम नहीं चलेगा। ये बात समझ पा रहे हो? आप मैनेजमेंट से लिख के बोल रहे हो सर आप लिख के दे दो कि आपने अपना काम कर दिया। मैनेजमेंट से लिख के दे दो कि सर मैनेजमेंट आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाई है, उसने लिख के दे दिया कि आपका ऑडिट खत्म हो गया? नहीं ना। तो डब्ल्यूआर नेसेसरी एविडेंस है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। डब्ल्यूआर को बाकी प्रोसीजर्स के साथ यूज किया जाता है। आपने इंक्वायरी करी, आपने इंस्पेक्शन किया, आपने साथ में डब्ल्यूआर भी ऑब्टेन कर लिया। तो डब्ल्यूआर इज नेसेसरी एविडेंस। अगर डब्ल्यूआर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ डब्ल्यूआर लेके आप काम नहीं चला सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे अभी मैंने आपको बोला कुछ स्पेसिफिक असर्शंस है जिसके रिगार्डिंग आप डब्ल्यूआर लोगे, लेकिन ऐसे 580 ही ने एक और बात बोल दी कि भैया ये
WR जो नेसेसरी एविडेंस है सफिशिएंट नहीं, तो इन स्पेसिफिक असर्शंस के ऊपर आप खाली WR लेके काम नहीं चला सकते, आपको बाकी प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे। जैसे हिस्ट्री क्या रही है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ने पहले तो ऐसे नहीं किया ना कि शॉर्ट टर्म में दिखाया, लॉन्ग टर्म में दिखाया तो अगले साल सेल कर दिया, तो आप पिछली हिस्ट्री भी चेक करोगे। अगर कोई चेंज किया मैनेजमेंट ने, मान लीजिए पिछले साल WDV लगा रहे थे डेप्रिसिएशन, इस बार स्ट्रेट लाइन लगाने लग गए, तो आप उसका रीजन भी चेक करोगे, सिर्फ WR लेके काम नहीं चेक करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके अलावा कोई भी और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूरत लगती है, या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है जो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो आप उन सबको भी डिटेल में चेक करोगे। खाली WR लेके काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो एज पर 580 आपको WR ऑब्टेन करने हैं, आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन सिर्फ WR लेके आप काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलो एक और इंपॉर्टेंट एरिया इस स्टैंडर्ड का, पहला है भैया आपने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने आपको WR दे दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन याद रखना आपको कितने भी WR मिल जाए उसकी वजह से आपका ऑडिट प्रोसीजर्स कम या ज्यादा नहीं होंगे। आप जितने करने वाले थे काम उतना ही करोगे, ऐसा नहीं मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया तो आप अपना काम कम कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने बोला कि WRs आर नेसेसरी एविडेंस नॉट द सफिशिएंट। WR के साथ बाकी प्रोसीजर तो करने ही पड़ेंगे, दे आर लाइक एडिशनल एविडेंस, ठीक है जी। तो पहला एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि कोई ऑडिटर है, वो ऑडिट कर रहा था, मान लीजिए स्टॉक की बारी आई, अभी टाइम कम था, तो उसने ना मैनेजमेंट से लिख के ले लिया कि सर आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो स्टॉक है वो एकदम अप्रोप्रिएट वैल्यू पे दे दिया, और ऑडिटर कह रहा है कि सर जब WR ले लिया तो बाकी काम करने की नीड नहीं है, तो कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। सिर्फ WR से काम नहीं चलेगा, WR रिलायबल भी है तो उससे आपके NTE नेचर, टाइम और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। काम आप उतना ही करोगे। दूसरा केस, आपने WR मांगा लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, आप मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रिकंसीडर करोगे, ठीक है जी, और क्या करोगे? मॉडिफाई द ओपिनियन। मैंने अभी क्या बोला? दिस इज नेसेसरी एविडेंस। नहीं मिला तो प्रॉब्लम है, एविडेंस नहीं मिला तो आप क्या करोगे? मॉडिफाई द ओपिनियन। क्लियर? अब एक केस है आपने मांगा, एक केस था मैनेजमेंट ने दे दिया, बहुत बढ़िया। एक केस था मैनेजमेंट ने नहीं दिया, ठीक है जी। एक केस है मैनेजमेंट ने तो दे दिया लेकिन वो रिलायबल नहीं है। मान लीजिए मैनेजमेंट ने कोई बात लिख के दी और 2 दिन बाद आपने जब डिटेल में चेक किया तो आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया, रिलायबल नहीं लग रहा अब आपको उसकी जजमेंट। अब क्या करोगे? सर अगर WR रिलायबल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप अदर एविडेंस ऑब्टेन करोगे। आपको इस चीज के ऊपर डाउट आया, आपको इस WR के ऊपर डाउट आया, तो आप इस डाउट को दूर करने का ट्राई करोगे। अगर दूर हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर डाउट फिर भी रिजोल्व नहीं हुआ तो भैया अब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट लोगे और उसका इंपैक्ट कहां पे ले लोगे? अपने ओपिनियन के ऊपर। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो पहली चीज, एज पर 580 आपको हर क्लाइंट के यहाँ पे जाके आपको WR लेने हैं, लेकिन सिर्फ WR लेके काम नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है जी। किससे लोगे? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनसे लोगे, राइट। अब मैनेजमेंट ने WR दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर का काम खत्म, उसे तो काम करना ही है, उतना ही करना जितना से पहले करना था, लेकिन अगर नहीं दिया तो उसका इंपैक्ट जाएगा हमारे ओपिनियन के ऊपर। WR मिले लेकिन रिलायबल नहीं है तो पहले तो डाउट को क्लियर करना, और फिर भी अगर क्लियर ना हो तो इंपैक्ट कहाँ चला जाएगा? ओपिनियन के ऊपर। किस किस चीज के बारे में लोगे? वैसे तो हर चीज के बारे में ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिया जाता है। उसके अलावा अगर किसी और स्टैंडर्ड ने बोला, जैसे 560 बोलता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के केस में, वो लोगे। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक असर्शंस है जिनके रिगार्डिंग आप WR ले सकते हो, जैसे मैनेजमेंट का कोई प्लान तो नहीं है ना वैल्यूएशंस के अंदर चेंज करने का एसेट्स या लायबिलिटी की। उसने सारी की सारी लायबिलिटीज को दिखाया ना, चाहे एक्चुअल है या फिर कंटीजेंट। कंटीजेंट के केस में आगे WR इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज एक्चुअल तो दिख रही है, कंटीजेंट हो सकता है मैनेजमेंट ने दिखाई ना हो, आपको पता भी नहीं चला। क्लियर? लेकिन याद रखना सिर्फ WR लेके काम नहीं चलेगा, आपको बाकी प्रोसीजर तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है जिसका तुम ऑडिट के लिए गया, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दे दी।
अपने किसी बजट के बारे में न्यूज़पेपर में दे दिया, अपने कोई नई पॉलिसी के बारे में न्यूज़पेपर में दे दिया, तो भैया वो WR नहीं है, वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ना, तो फिर वो किस चीज़ का WR हुए। तो फाइनेंशियल स्टेट मैनेजमेंट आपको बोले कि सर क्या करोगे WR लेने के, आपके पास तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सर वो आपके लिए कभी भी WR नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड या कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट कभी भी WR नहीं होती। ठीक है जी। WR बेसिकली क्या होता है, ऑडिटर ना ऑडिट खत्म करने से पहले ना लिख के दे देता है कि सर मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख के दो कि आपने इनके साथ कंप्लाई किया है। फिर मैनेजमेंट उनके बारे में लिख के देता है, उस पर अपने साइन करता है, फिर आप अपने रिकॉर्ड्स में रखते हो। इसको हम बोलते हैं WR। WR कभी ओरल भी नहीं होती, हमेशा किस में होती है, राइटिंग में। नाम भी क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। किसको, मैनेजमेंट। कौन देता है, सॉरी मैनेजमेंट देता है किसको, ऑडिटर को। क्लियर। ठीक है जी। ये थे ऐसे 580, हमने 560 डिस्कस किया, 570 और अब हमने डिस्कस किया 580। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर। इट इज ऐसे 260, 265 एंड 450। चलो जल्दी से आ जाओ अपने नोट्स के ऊपर, फिर डिस्कस करते हैं।